बिरजू अपनी लोहे की दुकान पर दिन रात एक एक करके कुछ तलवारें ऐसी बनाता है जो किसी का भी सिर धड़ से अलग कर सकती थी। उधर राजा अपनी पूरी सेना लेकर भयपुरा गांव की ओर जाने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में ही राजा को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके पीछे एक सेना थी। राजा के सैनिकों और उस बूढ़े आदमी के सैनिकों में जोरदार लड़ाई होती है। बूढ़े आदमी के सैनिकों के पास बिरजू की बनाई तलवारें थी, जिसके राजा के सारे सैनिक भाग जाते हैं। दुष्ट राजा को बंदी बनाकर गांव वालों के पास लाता है। एक बार की बात है, बिरजू नाम का एक लोहार भयपुरा गांव में रहता था। उसकी पत्नी मयूरी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह अपनी बेटी संध्या को घर पर ही स्कूल की पढ़ाई में मदद कर दिया करती थी। बिरजू सुबह से शाम तक लोहा कूटता और फिर थका हारा घर आ जाता। एक दिन, सुनिए जी, इधर आइए। हाँ मयूरी, बोलो। हम लोग कब तक अपना पूरा जीवन इस लोहे के सहारे काटेंगे? हमारे घर में पीने के लिए पानी भी सड़क से ढो कर लाना पड़ता है। सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। सारे पैसे तो खाने में ही निकल जाते हैं। ऐसे तो हम कभी भी अपना पक्का मकान नहीं बना पाएंगे। इससे अच्छा तो आप खेती ही कर लेते, इससे ज्यादा कमा लेते। भगवान पर भरोसा रखो मयूरी, ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे। गांव में किस्मत बदलने में समय लगता है। मुझे तो आपके काम पर जरा भी भरोसा नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं दुकान जाता हूँ। आते वक्त आटा लेते आना। 2 दिन हो गए हैं खत्म हुए। 2 दिन से हम लोग सिर्फ चावल ही चबा रहे हैं। बिरजू अपनी दुकान की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में वह देखता है कि मगरू और महावीर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तेरा तो नाम महावीर है, अंदर से तू डरपोक ही है, समझा? डरपोक कहीं का। तेरा तो नाम ही ऐसा है, लगता है किसी बकरे को बुला रहे हैं। मैं क्या तूने मुझे बकरा कहा? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, रुको रुको भाई, क्या हुआ? क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? बिरजू भाई, झगड़ा मैं नहीं, इस मोटे भैंस महावीर ने शुरू किया है। नहीं नहीं बिरजू भाई, शुरुआत इस बकरे ने की है। कहता है तू आलसी है, तुझसे तेरे खेत जोते नहीं जाते। अरे भाइयों, अगर आप लोग ऐसा ही आपस में झगड़ते रहेंगे तो पता है हमारे गांव की कितनी बदनामी होगी। लोग कहेंगे भयपुरा गांव के लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं, ये लोग कभी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। ऊपर से अभी महाराज विराट का राज्य है। आप लोग तो जानते ही हैं, गांव में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं की जाती। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम दोनों को सीधा दंड मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं तो अपने काम पर जाता हूँ। और मोटे, जा तू भी अपने काम पर। देखा बिरजू भैया, कैसे बोल कर गया मुझे। महावीर छोड़ो इन बातों को, तुम तो जानते ही हो मगरू शुरू से ही ऐसी बेड़ी बोली बोलता है, उसकी आदत है। बुरा मत मानो और तुम भी अपने काम पर जाओ, मुझे भी देर हो रही है। बिरजू दोनों को समझा बुझाकर भेज देता है और खुद भी अपनी लोहे की दुकान पर निकल जाता है। सुबह से शाम तक काम करने के बाद बिरजू अपने घर लौटता है। आ गए? आटा लाए? हाँ लाया हूं, ये लो। ये तो बहुत कम है, इसमें तो सिर्फ 2 दिन ही रोटी बनेगी। उसके बाद मैं और ले आऊंगा। एक साथ ले आते तो क्या हो जाता। अच्छा ये छोड़िए, आज की कमाई कितनी हुई? दीजिए, छुटकी के स्कूल की फीस भी भरनी है। उन पैसों का तो मैंने आटा ला दिया, आज इतनी ही कमाई हुई। हे भगवान, ऐसे कैसे घर चलेगा? इन पैसों में तो ठीक से घर का खर्च भी नहीं निकल रहा है। बच्चों की स्कूल फीस, पक्का मकान बनाने के पैसे, ये सब कहाँ से आएंगे? चिंता मत करो, हर दिन एक जैसा नहीं होता, कल आमदनी अच्छी होगी। और अगर कल भी यही हाल रहा तो? मयूरी की ये बातें सुनकर बिरजू रात में बिना खाना खाए ही सो जाता है।
और सुबह जल्दी जल्दी उठकर काम पर चला जाता है। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत रोती हुई बिरजू की दुकान पर आकर बैठ जाती है। क्या हुआ दादी, अब इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही बैठी हूँ। बिरजू इतना पूछकर अपने काम में वापस लग गया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा तो बिरजू ने एक बार फिर उस बूढ़ी औरत से कहा, दादी शाम ढलने को आई है, मैं अपनी दुकान बंद करने वाला हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है, आपको घर नहीं जाना? क्या बोलूं बेटा, मेरे बेटे हरिया ने मुझे घर से निकाल दिया है। कहता है काम करो तभी इस घर में रहने दूंगा। लेकिन घर तो आपने बनाया था, सब कुछ तो आपके नाम है। वो कौन होता है आपको घर से निकालने वाला? चलिए मेरे साथ हरिया के पास। दिन बिरजू हरिया की माँ को हरिया के पास लेकर जाता है और बाहर से ही आवाज लगाता है, हरिया, ओ हरिया, बाहर निकल, मैं आया हूँ बिरजू। इतनी रात को बिरजू क्या करने आया है? हाँ भाई बिरजू, बोल क्या बात है? तुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे साथ कौन खड़ी है? उसके बाद भी पूछ रहा है कि क्या हुआ? देखो बिरजू, तुम मेरे घर के मामलों में टांग मत अड़ाओ, ये हमारा मामला है। और इस बुढ़िया को तो मैंने इसीलिए घर से निकाला है क्योंकि मैं इतने लोगों के खाने का बोझ नहीं उठा सकता। ये तो सिर्फ खाती है, कोई काम धाम तो करती नहीं। ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? पूरी उम्र तुझे बड़ा करने में लगा दिया, अपनी जिंदगी भर की कमाई, घर बार सब तेरे नाम कर दिया, और आज तेरे पास माँ के लिए 3 वक्त की रोटी भी नहीं है। मुझे ये भाषण मत झाड़, खुद तो गरीब है ही, इसीलिए दूसरों की अमीरी देखी नहीं जाती तुझसे। मैं भी यहाँ तुझसे बहस करने नहीं आया हूँ, बस इतना कहने आया हूँ, या तो तू इन्हें घर पर वापस बुला ले या फिर घर के कागज इन्हें वापस कर दे। घर के कागज वो तो मैंने अपनी पत्नी के नाम कर दिए। और रही बात इस बुढ़िया के रहने की, तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तुम चाहो तो अपने घर ले जा सकते हो। हाँ मैं ले जाऊंगा, तेरे जितना लालची और एहसान फरामोश नहीं हूं, लेकिन याद रख, कल मैं मुखिया जी को बोलकर इस बात की पंचायत बैठाऊंगा, तब देखता हूं। चलिए दादी, मेरे घर। बिरजू हरिया की माँ को लेकर अपने घर चला जाता है। मयूरी उस बूढ़ी औरत को देखकर गुस्से में कहती है, अब ये आप किन्हें लेकर आ गए? तुम अंदर चलो, मैं सब बताता हूं। ये हरिया की माँ है। हरिया ने इनका पूरा घर हड़प लिया और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, मानती हूँ इनके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन आप हमारी हालत भी तो देखो। क्या हम इस लायक हैं कि इन्हें भी अपने घर में रख सकें? आप ही बोलिए। मयूरी, बस रात भर की बात है, कल सुबह पंचायत बैठेगी, फिर हरिया को इन्हें अपने घर पर रखना ही होगा। ठीक है, आज भर तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन अगर कल पंचायत का फैसला हरिया की तरफ हो गया तो? तब की तब देखी जाएगी। अगले दिन बिरजू हरिया की माँ को पंचायत में लेकर पहुंचता है। उधर हरिया भी वहां आ जाता है। फिर मुखिया जी बोलते हैं, देखो बिरजू, हरिया की माँ के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि यह घर हरिया ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने बनाया था। उस हिसाब से तो घर हरिया का ही हुआ। अब वो अपने घर में अपनी माँ को रखे या ना रखे, इसमें पंचायत कुछ नहीं कर सकती। ये पंचायत का फैसला है या पान की पिचकारी जो बिना सोचे समझे मुंह से बाहर निकाल दिया आपने? पूरा गांव जानता है कि यह घर तब से बना है जब हरिया छोटा था। तो क्या हरिया ने बचपन में ही अपना मकान बना लिया था? वो सब मुझे नहीं पता। घर के सारे कागज हरिया के नाम है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। साफ साफ बोलिए ना मुखिया जी कि हरिया ने आपका मुंह पैसों के सिक्कों में बंद कर दिया है। बिरजू, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पंचायत का फैसला नहीं बदलेगा। पंचायत बर्खास्त होती है। बिरजू हरिया की माँ को अपने घर ले जाने लगता है। नहीं बेटा, मैं अब और तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। तुम अपने घर जाओ, मैं यहीं कहीं सड़क किनारे रह लूंगी। माता जी, ऐसा क्यों कहती हैं? मेरे माँ बाप नहीं है। अगर आप मेरे घर में रहेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी माँ मेरे साथ है। चलिए घर चलिए। बूढ़ी औरत बिरजू के साथ तो चल देती है, लेकिन फिर वह बिरजू के लोहे की दुकान में बिरजू का हाथ बटाने लगती है। एक दिन एक सिपाही बिरजू की तलाश में उसकी दुकान पर आता है।
क्या तुम्हारा ही नाम बिरजू है? हाँ सिपाही जी, मेरा नाम बिरजू है। कहिए, आज आपको क्या काम पड़ गया? काम मुझे नहीं, इस राज्य के राजा को तुमसे है। महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज ने मुझे बुलाया है? लेकिन क्यों? वो सब तो तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। चलो जल्दी चलो। और मेरी दुकान? वो अभी बंद करके हमारे साथ चलो। दादी, आप यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाएंगी। उससे अच्छा है आप मेरे साथ चलिए। ठीक है बेटा, चलो। बिरजू को राजमहल में लाया जाता है। जहां पहले से ही हर राज्य से एक एक लोहार खड़े थे। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। जी महाराज। दरअसल बात यह है कि मैं राजा नरसिंह ये चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे सैनिकों के लिए ऐसे शस्त्र बनाएं जो किसी भी दूसरे राज्य के सैनिक ना बना पाए हो। महाराज, उसके लिए इतने सारे लोहारों की क्या जरूरत है? बना तो कोई एक ही लोहार देता, ज्यादा से ज्यादा 2। मैं जानता हूं, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे राज्य पर पड़ोसी राज्य कभी भी हमला कर सकते हैं और हमारे सारे शस्त्रों की धार बहुत कम हो गई है। मंगोलों के आगे हमारे सैनिक ऐसे शस्त्र लेकर थोड़ी देर भी टिक नहीं पाएंगे। और हाँ, जिनके भी शस्त्र हमें पसंद आएंगे हम उन्हें बड़ा इनाम देंगे। ठीक है महाराज, हम तैयार हैं। ये बात सुनकर सारे लोहारों के मन में अच्छे से अच्छे शस्त्र बनाने की लालसा होने लगती है। उधर बिरजू भी इस बात से बहुत खुश था। यही मौका है अपने परिवार की स्थिति सुधारने का। अगर इस बार मैं चूक गया तो कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिरजू भागा भागा अपने घर जाता है और मयूरी को आवाज लगाता है। मयूरी, ओ मयूरी, कहाँ हो? क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि आप बाहर से ही आवाज दे रहे हो? अब हमारे अमीर बनने के दिन नजदीक आ गए हैं। कैसे? बिरजू ने सारी बातें मयूरी को बता दी। मयूरी सुनकर बहुत खुश भी हुई और थोड़ी चिंतित भी। अगर आपके शस्त्र महाराज को पसंद नहीं आए तो? ऐसा होगा ही नहीं। मेरा मन कहता है इस बार वो दिन बदलने वाले हैं। ठीक है, फिर सारे अच्छे अच्छे औजार लेकर जाना ताकि राजा के शस्त्र बनाने में कोई कमी ना रहे। सारे लोहार अपने अपने अच्छे से अच्छे औजार लेकर राजमहल पहुंचते हैं। महाराज सबको अपने दरबार में बुलाते हैं। बिरजू भी अपने औजार लिए राजा के दरबार में जाता है। जितने भी लोहार अपने औजारों के साथ खुद को बेहतर साबित करने आए हैं वे कतार में खड़े हो जाएं। मैं कुछ बातें आप सबको साफ कर दूं। जी महाराज, हम सब एक कतार में खड़े हो गए हैं। आप सभी लोग सबसे पहले एक एक तलवार बनाओगे जिसकी धार सबसे तेज होगी, जिसकी तलवार की धार हमारे वचन की तरह अनोखी होगी, उसी लोहार को हमारे सैनिकों के लिए सारे शस्त्र बनाने का आदेश दिया जाएगा और वही लोहार इस अनमोल पुरस्कार का भी हकदार होगा। राजा की मनचाही तलवार बनाने के लिए सारे के सारे लोहार लग जाते हैं। महाराज अपने महल में घूमते हुए देखते हैं एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथों में ना तो दम था ना ही उसके शरीर में फुर्ती, लेकिन वह लगातार राजा के लिए तलवार बनाया जा रहा था। महाराज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया तो वे उस बूढ़े आदमी के पास गए और पूछा, बाबा, आप कौन हैं? इस उम्र में आप इतना काम क्यों करना चाहते हैं? और अगर इस उम्र में धन कमा भी लोगे तो वो धन किस काम का? भगवान ने सबके काम करने की उम्र तय की है। ये उम्र आपकी काम करने की नहीं, आराम करने की है। महाराज, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपको तो सिर्फ आपकी बेहतर तलवार से मतलब है। अब उसे चाहे कोई बूढ़ा आदमी बनाए
या जवान, क्या फर्क पड़ता है? बाबा, मैं भी इंसान हूँ, फर्क तो पड़ता है। अगर आपका कोई अपना नहीं है और आपके जीने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो मैं आपको धन दूंगा, जिससे आपको सारी जिंदगी धन की कमी नहीं होगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो महाराज। महाराज उस बूढ़े आदमी की बात पर थोड़ा चौंके, लेकिन फिर नजरअंदाज करके अपने राजमहल की ओर चल दिए। पूरे 5 दिन हो गए। आखिरकार अब हर लोहार अपनी बनाई तलवार राजा की जांच के लिए मंत्रिमंडल को सौंपता है। बूढ़े आदमी ने और बिरजू ने दोनों ने एक साथ अपनी तलवार मंत्रियों के बीच रख दी। राजा एक एक करके सारी तलवारें जांचता है। उसे कोई भी तलवार पसंद नहीं आई, लेकिन अंत में 2 तलवारें राजा अपने हाथों में उठाता है। एक उस बूढ़े आदमी की, दूसरी बिरजू की। ये दोनों ही तलवारें अच्छी है। लेकिन इनाम तो किसी एक को मिलेगा ना महाराज? हाँ बिल्कुल, मुझे ये तलवार ज्यादा पसंद आई है। मंत्री जी, ये तलवार जिसने भी बनाई है उसे बुला कर लाओ। जो आ गया महाराज। मंत्री उस बूढ़े आदमी को राजा के पास लेकर जाता है। राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित भी होता है और बेहद खुश भी। राजा उसे इनाम देता है और अपने सैनिकों के लिए शस्त्र बनाने का काम भी देता है। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी राजा की भेंट स्वीकार कर लेता है। उधर सारे लोहारों के साथ बिरजू भी अपने घर की ओर उदास मन से लौटता है। घर लौटते ही मयूरी बिरजू से पूछती है, क्या हुआ? राजा को आपकी तलवार पसंद नहीं आई? नहीं, उन्हें मेरी तलवार पसंद नहीं आई। उन्हें एक वृद्ध पुरुष की तलवार पसंद आई। उन्होंने उसी को अपने काम पर रख लिया। अब हमारा क्या होगा जी? मैं तो उसी आस में बैठी थी कि आप बचपन से लोहे की चीजें बना रहे हो। आपसे अच्छी तलवार कोई कैसे बना सकता है? उस आदमी की मेहनत और उसकी उम्र साफ साफ उसका तजुर्बा बता रही थी। तो भला हम लोग उसके सामने क्या हैं? इतना कहकर बिरजू अपनी दुकान की ओर चल देता है। बिरजू अपने मन को मारकर अपनी दुकान खोलता है और अपनी तलवार को दुकान में लगा देता है। बिरजू रोज की तरह अपने कामों में लग जाता है, लेकिन एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है। ये तलवार धन तो नहीं दिला सकती। चलो थोड़ी थोड़ी इस तलवार को चलाने की कोशिश करता हूँ। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही हाथ में तलवार थी तो सोचा थोड़ी घुमा लूं। हाँ बेटा, ये सही है। इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। बाबा, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, तुझे तो पता ही होगा, राजा के दरबार में सैनिकों के शस्त्र बनाने के लिए मुझे ही तो चुना गया है। हाँ बाबा, मालूम है। कल मैं भी वहां गया था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बेटा, अपनी नाकामी पर मायूस मत होना। बस उससे बेहतर करने की तलाश में हमेशा रहना। जी बाबा, बिल्कुल। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। बाबा रुकिए, क्या मैं जान सकता हूँ आपने इतनी अच्छी तलवार बनाना कहाँ से सीखा? बेटा, मैं वो तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से राजा के दरबार में सैनिकों के औजार बनाने के लिए चला जाता है। इधर बिरजू खाली समय में तलवार चलाते चलाते पूरी तरह तलवार चलाना सीख जाता है। एक दिन अचानक राजा के दरबार में एक दूत सूचना लेकर आता है। महाराज की जय हो। आप तो दूसरे राज्य के दूत हैं। क्या संदेश लाए हैं? हमारे राज्य के राजा ने खुली चुनौती दी है। आप इस राज्य को छोड़कर चले जाएं, वरना हम कुछ ही दिनों में आप पर आक्रमण कर देंगे। बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही राज्य में आकर मुझे मेरे ही राज्य से भगाने की बात कर रहे हो? सैनिकों, बंदी बना लो इसे। क्षमा करें महाराज,
लेकिन मैं तो एक दूत हूं और दूत को बंदी बनाया नहीं जाता। ओ, तो ठीक है, जाकर कह दो अपने महाराज से कि हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। उन्हें जो करना है कर ले। ठीक है महाराज। राजा दूत की बात सुनकर चिंता में डूब जाता है और उस बूढ़े आदमी को अपने दरबार में बुलाने की आज्ञा देता है। जी महाराज, आपने बुलाया मुझे? बाबा, हमारे पड़ोसी राज्य का राजा कभी भी हम पर हमला कर सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे शस्त्र जल्द से जल्द तैयार कर दे। ठीक है महाराज, मैं जल्दी बनाता हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर राजा से कह तो दिया, लेकिन इसके पीछे का राज केवल वही बूढ़ा आदमी ही जानता था। और फिर महाराज मंत्री को भयपुरा गांव जाकर कुछ आदेश देने को कहते हैं। मंत्री भयपुरा गांव के लिए निकल जाता है। तभी हरिया रास्ते में मंत्री को आता देख मन ही मन सोचता है, अरे, ये लोग तो राजघराने से आए हैं, लेकिन ये लोग हमारे गांव में क्या करने आए हैं? अरे इधर सुनो। जी महाराज, बोलिए। सारे गांव वालों को यहाँ पर इकट्ठा करो। महाराज ने कुछ आदेश दिया है, जल्दी। जी मालिक। अरे बिरजू, मोहन, मुखिया जी, कमला मौसी, जल्दी इधर आओ, महाराज ने बुलाया है। अरे क्या बात हो गई अचानक? सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। तभी मंत्री उनसे कहता है, भाई पूरा गांव के वासियों सुनो सुनो, हमारे राज्य में दुश्मन का हमला होने वाला है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता है। गांव में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग, जवान आदमी, बच्चे और औरतें हैं, सभी हमारा सहयोग करें। अरे ये तो महाराज की सरासर जिद हुई। आज तक हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया, और जब आज खुद पर मुसीबत आई तो हमसे मदद मांग रहे हैं। चलो मान लिया हम इनकी मदद कर भी दे, लेकिन अपनी बीवी, बच्चों और बुजुर्गों को जंग पर कौन भेजता है भाई? हाँ काका, आप लोगों ने ठीक कहा। हम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में जंग में नहीं भेजेंगे। और वैसे भी इस राजा ने आज तक हमारे राज्य के लिए किया ही क्या है। जाकर कह दो अपने महाराज से, हम उनके स्वाभिमान के लिए अपने बीवी बच्चों की बलि नहीं देंगे। अगर तुम लोग महाराज का साथ नहीं दोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। खैर, मुझे क्या पड़ी, अब महाराज ही तुम लोगों को अपनी तलवार से समझाएंगे। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है और सारी बातें राजा को जाकर बता देता है। राजा गुस्से में कहता है, मेरे कस्बे में पले बड़े मामूली से लोग आज मुझसे ही बहस करना चाहते हैं। अपने राजा की बात मानने से इनकार कर दिया। उन कीड़े मकोड़ों की इतनी हिम्मत, उनको तो मैं सबक सिखाऊंगा। सैनिकों, जाओ, सबसे पहले भयपुरा गांव के एक एक आदमी को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दो। जी महाराज। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और राजा से कहता है, महाराज, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले भी आपने यही गलती की थी। धोखे से पूरे के पूरे राज्य को ही खत्म करवा दिया था। बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, किसी को नहीं बख्शा आपने। आज फिर वही गलती करने जा रहे हैं। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अपनी जान बचाने के लिए आप बेकसूर बच्चों को मारना चाहते हो। एक राजा का ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता। ये तो किसी मतलबी दुष्ट की पहचान है। बुढ़े, तू मुझे ज्ञान देगा? आज मैं इस सिंहासन पर इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैंने खुद के बारे में सोचा, और तू आज वहां इसलिए खड़ा है क्योंकि तूने सबकी भलाई की बातें की। लेकिन तू है कौन जिसे ये सारी बातें पता है? मैंने तो इतिहास के पन्नों से लेकर हर उस मनुष्य को मार दिया था जिसे हमारी चतुराई के बारे में पता था। जिसे आप चतुराई कहते हैं वो घोर अपराध है और एक बुज़दिल महाराज की पहचान है।
सैनिकों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। आलीशान महल में खटमल का बसेरा शोभा नहीं देता। वक्त आने पर यह बूढ़ा इस महल को दीमक की तरह नष्ट कर देगा। इस महल को तो पता नहीं, लेकिन तेरा अंत बहुत जल्द होगा। दुष्ट राजा, देख लेना, और मैं कौन हूँ वो तुझे आखिरी क्षण में जरूर पता चलेगा। राज दरबार के सैनिक उस बूढ़े आदमी को उठाकर महल से बाहर फेंक देते हैं। उधर गांव में हड़कंप मच जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बिरजू कहता है, मुखिया जी, जल्दी से जल्दी पंचायत बैठाकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। ठीक है बिरजू, मैं हरिया मोहन सबको बुलाता हूँ। भाइयों, ध्यान से सुनो। मैं मानता हूं कि हमारे गांव में एक दूसरे से संबंध अच्छे नहीं हैं। कोई दूसरे की तरक्की से जलता है, कोई दूसरों की खुशियों से। इसलिए आज हम बटे हुए हैं और राजा ने हमारे ही गांव को निशाना बनाया है, क्योंकि उसे पता है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। भाइयों, थोड़ा ध्यान से समझो। अगर हम एक साथ हो जाएं, तो थोड़ी उम्मीद है कि हम उस गांव के दुष्ट राजा से बच सकेंगे। लेकिन हमारे पास तो कोई भी हथियार नहीं है, ऊपर से हम चलाना भी नहीं जानते। हम राजा का मुकाबला कैसे करेंगे? तभी वहां बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अरे अरे, ये बूढ़ा आदमी क्या मदद करेगा? गांव वालों, आप लोग चिंता मत करो। अगर उस दुष्ट राजा ने हमारे गांव पर हमला किया, तो पहले उसे मुझसे लड़ना होगा। गांव के सभी लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन वो अभी भी चिंता में थे कि अकेला बिरजू इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कैसे करेगा। बिरजू अपनी लोहे की दुकान पर दिन रात एक एक करके कुछ तलवारें ऐसी बनाता है जो किसी का भी सिर धड़ से अलग कर सकती थी। उधर राजा अपनी पूरी सेना लेकर भैपुरा गांव की ओर जाने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में ही राजा को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके पीछे एक सेना थी। ये तो वही बाबा है। इसके पीछे इतनी सेना कहाँ से आई? सिपाहियों, इस राजा की सेना का खात्मा कर दो और इस राजा को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे हार जाऊंगा? मेरे और मेरे सैनिकों के पास तुम्हारी बनाई हुई वही तलवार है जो किसी का भी खात्मा एक क्षण में कर सकती है। जिस तलवार की तुम बात कर रहे हो वो दिखने में अच्छी है, लेकिन चलाने में नहीं। तलवार तो बिरजू की सही थी, लेकिन तुमने उसे सही से पहचाना नहीं। अब बिरजू ही अपनी तलवार से तुम्हारा खात्मा करेगा। राजा के सैनिकों और उस बूढ़े आदमी के सैनिकों में जोरदार लड़ाई होती है। बूढ़े आदमी के सैनिकों के पास बिरजू की बनाई तलवारें थी, जिसके राजा के सारे सैनिक भाग जाते हैं। दुष्ट राजा को बंदी बनाकर गांव वालों के पास लाता है। गांव वाले और उस दुष्ट राजा के मन में बहुत से सवाल थे। माफ करना बाबा, हमने आपको साधारण इंसान समझा, लेकिन आपने तो राजा की पूरी सेना को भी भगा दिया। आज तक किसी ने मुझे पराजित नहीं किया। तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी बड़ी सेना कैसे? हाँ बाबा, आप कौन है जिसने हमारे गांव को बचाया? बाबा, अब सबको अतीत बताने का वक्त आ गया। मेरा नाम राजा रणजीत सिंह है। जो दुष्ट राजा आज आप लोगों के बीच शक्तिशाली बनकर लोगों को अपने पैरों तले रौंद रहा था, कभी वो एक भिखारी हुआ करता था। अरे मंत्री जी, इतनी ठंड में देखो ना, ये आदमी कैसे नीचे सोया हुआ है। इसे उठाकर कपड़े दो, कुछ खाने को दो, फिर इसे राज दरबार में लेकर आओ। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। साफ सुथरे कपड़े पहनकर राजमहल में पेश किया गया। हमारे राज्य में कोई भी गरीबी की हालत में नहीं रह सकता। आज से तुम हमारे दरबार में ही काम करोगे। मंत्री जी,
इस नौजवान को कोई भी काम दे दो जो ये कर सके। इसके रहने के लिए अच्छा बंदोबस्त किया जाए और ध्यान रहे राज्य में हर असहाय लोगों की मदद की जाए। हमारे राज्य में कोई दुखी ना रहे। जो आज्ञा महाराज। कुछ दिनों बाद हमारे मंत्री इसे फिर से राज दरबार लेकर आए। महाराज, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। महाराज, आपने मुझे राजमहल में रखकर बहुत बड़ी कृपा की, लेकिन क्या मुझे आप मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं? मैं बहुत योग्य हूँ। मुझे शस्त्रों और रणनीति का भी बहुत ज्ञान है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे राज्य में कोई इतना अनुभवी व्यक्ति है। ठीक है, आज से तुम हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हुए। महाराज, एक बार सोच लीजिए, इस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। कौन है, कहां से आया है, हमारे साथ धोखा भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है महामंत्री। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। मैंने अपने मंत्री की बात को जरा भी गंभीर रूप से नहीं लिया और यही मैं मात खा गया। इस दुष्ट राजा ने वही किया जो एक सांप दूध पिलाने वाले के साथ करता है। एक रात जब हमारे सारे सैनिक जंगल की सैर पर गए थे, तब इसने खाने में जहर मिला दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाता, आधे सैनिकों की वहीं मृत्यु हो गई और आधे सैनिक बेहोश हो गए। मेरे बच्चे, मेरा खानदान एक झटके में ही खत्म हो गया। मुझे बंदी बना लिया गया। राजमहल की आबरू लूट ली गई। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। तभी मैंने शपथ ली कि इस दुष्ट राजा को मैं वापस भिखारी ही बनाकर छोड़ूंगा। जैसे वहां से भागकर मैं जंगल में गया, जहां मुझे बिरजू मिला। बिरजू ने मुझे पहचान लिया। फिर मैंने साधु का रूप लिया और वापस इस राज्य में आया। बाकी जो हुआ वो सब पहले से मैंने और बिरजू ने नीति बना रखी थी। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस दुष्ट राजा से हमें मुक्ति दिला दी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर बिरजू मेरा साथ न देता तो आज हम इसके पैरों तले कुचले जाते। रणजीत सिंह, अच्छा खेल खेला तुमने मेरे साथ, लेकिन शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि पड़ोसी राज्य इस राज्य पर हमला करने वाला है। उसके बाद न तू बचेगा, न तेरा बिरजू, और न ही ये गांव वाले। अरे मूर्ख, वो दूत हमने ही भेजा था ताकि तू घबरा जाए और कोई गलत कदम उठा ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा धन्यवाद मत करो। अगर किसी का करना ही है तो बिरजू का करो। कितना अपशब्द बोलते थे आप लोग बिरजू को। कितना कुछ सहना पड़ा था बेचारे को। उसके पास कुछ भी खोने को नहीं था, फिर भी हरिया की माँ को अपने घर में रखा, उसकी देखभाल की। भाई, मेरी उम्र तो अब आराम करने की हो गई है, क्योंकि मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य था जो पूरा हो गया। अब मैं साधु रूप लेकर अपना जीवन गौतम बुद्ध को समर्पित करना चाहता हूँ। तो फिर इस राज्य का राजा कौन रहेगा? जिसकी लोहे की तलवार ने आपको एक नया जीवन दान दिया, जिसने हमेशा गांव की भलाई सोची, वही राजा बनेगा। आपका मतलब बिरजू? हाँ भाई, अब से बिरजू ही आपके भयपुरा गांव के साथ साथ पूरे राज्य का राजा है। इतने बड़े राज्य की बात आपने कभी बताई नहीं।
याद करो वो दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, और अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। पूरा गांव खिलखिलाकर हंसता है और एक बार फिर भय पूरा गांव बिना भय का बन जाता है।